श्रोताओं नमस्कार। क्या आपने कभी सुबह की उस ताजी हवा को महसूस किया है जो पास के वन उपवन से होकर आती है, जिसमें फूलों की सुगंध और पक्षियों की चहचहाहट होती है। श्रोताओं, यही प्राकृतिक सौंदर्य और जैव विविधता हमारे जीवन का असली आधार है और इस प्राकृतिक सौंदर्य के पीछे होते हैं हमारे वन्य जीव। क्या है वन्य जीवों की मानव के लिए उपयोगिता? आज सजीव फोन इन प्रोग्राम वन संरक्षण में इसी विषय को लेकर हम चर्चा करेंगे। हमारे स्टूडियो में उपस्थित हमारे आज के मेहमान उप वन संरक्षक श्री अनुराग जी भटनागर और सहायक वनपाल श्रीमती प्रेम कंवर जी से। अनुराग जी और प्रेम कंवर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। थैंक यू। श्रोताओं, सवाल आपके, जवाब हमारे विशेषज्ञों के। तो आप एक बार फिर से विषय सुन लीजिए। हमारा आज का विषय है वन्य जीवों की मानव के लिए उपयोगिता और हमारे टेलीफोन नंबर वही जाने पहचाने 0744294114। अनुराग जी, प्रकृति एक जटिल जाल की तरह काम करती है जहाँ हर जीव की अपनी एक भूमिका है। ऐसे में इन वन्य जीवों का पारिस्थितिक तंत्र और इसके संतुलन में या फिर कहें कि खाद्य श्रृंखला में कितना योगदान है? मैम देखिए, जितना भी एक पूरा, जैसे आपने कहा है, वेब जो ही, जैसे आप ये मानिए कि एक शर्ट हमने पहनी हुई है, इसके अंदर बहुत सारे धागे हैं। वो सारे धागे अलग अलग तरह के जीव जंतुओं के मान के चलिए आप। जितना स्ट्रांग हमारा कपड़ा होगा, यानी जितने धागे उसके अंदर ज्यादा होंगे उतना ही कपड़ा स्ट्रांग होगा। यदि मेरे धागे, इसमें 4 ही धागे रह गए हैं, बाकी सारे मैंने निकाल दिए, तो आप मानिए कि कपड़ा कितना कमजोर हो जाएगा। इसी तरह से जैव विविधता के अंदर भी है, उसमें चींटी है, उसमें एलिफेंट है, उसमें टाइगर है, लेपर्ड है, दीमक है। सभी का अपना अपना रोल है, वो सब अपना रोल प्ले कर रहे हैं। आप ये मानिए यदि एक चींटी भी यदि यहाँ पे नहीं होगी ना, हमारी अर्थ से हम हटा दें, उसको रिमूव कर दें अर्थ से, तो हम रह नहीं पाएंगे। ह्यूमन बीइंग को रहना मुश्किल हो जाएगा। कचरे का लेवल ये हो जाएगा कि 3 मीटर तक पूरी अर्थ के ऊपर वो कचरा प्रोड्यूस हो जाएगा वहां पे। उसको खत्म करने वाला जितना ये हमारा रफेज होता है, जितने हमारे पत्ते गिरते हैं, जितना हमारा ऑर्गेनिक मटेरियल होता है, उस सबको खत्म करने में चींटियों से लेके दीमक से लेके सबका अपना अपना रोल है। तो जैव विविधता जितनी स्ट्रांग होगी उतना ही हमारा स्ट्रांग फैब्रिक होगा। जी, जैसे हम मधुमक्खियों की बात करें या हम तितलियों की बात करें, तो जो परागकण होते हैं, इनके प्रसार में इनका कितना योगदान होता है? आप ये माने कि आज जितना भी पॉलिनेशन हो रहा है उसमें 90% रोल जो है इनका इंसेक्ट्स का ही है। ये जितने भी पॉलन होते हैं उसको मधुमक्खी के थ्रू, तितलियों के थ्रू ही ये पास हो रहे हैं। आप ये मानिए यदि मैं आज घर में एक लौकी का पौधा लगा लूं और उसको मैं एक वैक्यूम क्रिएट कर लूं चारों तरफ, वहां पे कुछ नहीं, कुछ वो नहीं आएगा, इंसेक्ट नहीं आएगा, तो उस पे कभी फल आएगा ही नहीं। जी। हम सिर्फ पौधा लगा सकते हैं लौकी लाने के लिए या कोई भी फल पैदा करने के लिए हमें इन इंसेक्ट्स की जरूरत होती है। और आइंस्टीन ने बहुत पहले कहा था कि जिस दिन अर्थ से बीज खत्म हो जाएंगी उसके बहुत जल्दी ह्यूमन बीइंग भी खत्म हो जाएगा। आप ये मान के चलिए। जी जी। तो ये तो प्राकृतिक रूप की बात हुई कि किस तरह से प्राकृतिक संतुलन बनाए रखते हैं, लेकिन अब हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि वन्य जीव मानव के लिए भी क्या उतने ही उपयोगी हैं जितने कि हमारे पर्यावरण के लिए? बिल्कुल। यदि हम ध्यान से देखें तो हर जानवर, हर इंसेक्ट, हर जो भी जीव है वो ह्यूमन बीइंग के लिए ही काम कर रहा है इनडायरेक्टली। डायरेक्ट तो हमारे सर्वेंट नहीं है, लेकिन आप देखिए चींटी जो काम करती है, दीमक जो काम करती है, एक उल्लू, आउल जो होता है वो हमारे लिए 5 करोड़ रुपए का काम करके जाता है। यदि हम उसकी वो निकालें, कॉस्ट निकालें, इकोनॉमिक कॉस्ट, एक गिद्ध हमारे लिए इकोनॉमिक कॉस्ट निकाले तो 9 करोड़ रुपए का काम वो अपनी लाइफ टाइम में हमारे लिए करके जा रहा है। हर एनिमल का अपना अपना रोल। एक जंगली सुअर को भी आप देखेंगे वो हमारे लिए बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। बहुत सारे, एक मतलब वो इट इज ए वेरी गुड फॉरेस्ट ऑफिसर। वो इतने पौधे लगाता है, वो अप्रैल मई जून में जब पूरा मौसम सूख जाता है अपने थूथन से वो खोदना शुरू कर देता है सारी मिट्टी को। आप देखिए, यदि आप यहाँ पे हार्ड सॉइल है, इसके ऊपर आप सीड डाल देंगे तो वो उगेगा नहीं। एक किसान भी ये बात जानता है कि पहले हमें उसको जोतना पड़ता है, फिर उसमें बीज डालना पड़ता है और फिर पानी डालेंगे तब वो पौधा उगेगा। सुअर हमारे लिए क्या काम कर रहा है? जंगली सुअर पूरा जंगल खोद डालता है। वो अप्रैल मई जून में भगवान ने ऐसा बनाया उसके जीन के अंदर कि वो पूरा जंगल खोद डालता है, यानी कि उसने जुताई कर दी। अब जब अप्रैल मई जून में जो बीज गिरेंगे, चाहे खैर का हो चाहे किसी भी पेड़ का हो, जो उसमें बीज गिरेगा वहां पे इकट्ठा होता रहेगा। और जैसी जुलाई में बारिश आएगी, तीसरा काम हो गया अपना, और पूरा जंगल ऐसे ही तैयार होता है। हर जानवर अपना रोल प्ले कर रहा है। सिर्फ समझने वाली बात यह है कि हम कितना जानते हैं। ये तो एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपसे पता चला, क्योंकि अभी तक तो हमने यही सुना था कि जो
तितलियां होती हैं या मधुमक्खियां होती हैं या पक्षी होते हैं, उन्हीं के कारण परागकण इधर से उधर जाते हैं। आज पहली बार पता लगा कि जो सुअर है वो भी इस तरह से। और जैसे आप तितली की बात कर रहे हैं, तितली की जो मतलब टेस्ट करने की जो पावर होती है वो उसके पैरों में होती है, यानी कि उसकी जीभ जो है, हमें टेस्ट किससे मिलता है? जीभ से मिलता है। लेकिन जब मधुमक्खी को तितली को जब अपने बच्चे देने होते हैं, अंडे देने होते हैं, तो वो जाके लीफ पे खड़ी होती है और पैर से ठक ठक करती है, तब उसको पता चलता है कि ये मतलब खाने लायक है या नहीं है। यदि उसको लगता है खाने लायक पत्ता है, ये उसका होस्ट प्लांट है, तब तो उसमें वो अपने एग ले करेगी। तो उसकी जो सेंसरी ग्लैंड्स जो हैं वो उसके पैरों में होती है तितली की। बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें होती है वाइल्ड लाइफ में। तो श्रोताओं, हमारा आज का विषय है वन्य जीवों की मानव के लिए उपयोगिता, और इस विषय में जानकारी दे रहे हैं अनुराग जी भटनागर और श्रीमती प्रेम कंवर। अब अगला सवाल मैम आपसे है कि चीते के बारे में कुछ बताएं कि हमारे इंडिया में इसका क्या स्टेटस है। मैम, चीता जो है वो एक मांसाहारी जीव है जो कैट फैमिली से बिलोंग करता है जी। और चीते की दौड़ने की रफ्तार बहुत तेज होती है। ये 110 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज दौड़ता है। और इसकी रीढ़ की हड्डी जो होती है वो बहुत ही फ्लेक्सिबल होती है। और ये दौड़ते हुए जब शिकार का पीछा कर रहा होता है तो हवा में ही मुड़ जाता है और शिकार को हंट कर लेता है जी। और इसका सिर जो है कैट फैमिली के अन्य जीवों से छोटा होता है और टांगे लंबी होती है, इससे ये अच्छे से तेज दौड़ पाता है। और दौड़ते हुए इसकी छलांग के जो 7 से 8 मीटर की एक छलांग लगाता है जी। कोई अन्य फैक्ट आप बताना चाहेंगे जी मैम के बारे में? चीता जो है भारत में अभी इनकी संख्या 32 है। कूनो नेशनल पार्क में 29 चीते हैं और गांधी सागर अभ्यारण्य में 3 चीते हैं। ओनली 32? जी मैम, क्योंकि भारत में चीता विलुप्त हो चुका था और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2022 में चीता प्रोजेक्ट चलाया और दक्षिण अफ्रीका के नामीबिया देश से 8 चीते लेकर कूनो में बसाए और उनकी ही संख्या बढ़कर अभी 32 हो गई जी। अनुराग जी, आपसे जानना चाहेंगे कि रेप्टाइल्स जैसे सांप है, कछुआ है या मॉनिटर लिजर्ड है, ये किस तरह से मानव की सहायता करते हैं? देखिए, कछुआ है, सांप है और मॉनिटर लिजर्ड, जितने भी रेप्टाइल्स हैं ये सारे कोल्ड ब्लडेड एनिमल हैं। और ये कॉल लेते हैं। हाँ, प्लीज लीजिए। हेलो नमस्कार जी। नमस्ते, नाम बताइए। द्वारिका लाल बोल रहा हूँ जी। प्रश्न कीजिए आप। मेरा प्रश्न है, मैं पहले छोटा। आप नेटवर्क में आइए, आपकी आवाज हम तक नहीं आ रही है। यूँ कह रहा हूँ, पहले खूब देखता। आप या तो फिर से कॉल करें या नेटवर्क में आए आप। मैं कह रहा हूँ जी, पहले छोटा बिल्कुल भी आपकी बात हमें समझ में नहीं आ रही है। द्वारिका जी, आप फिर से ट्राई करें। जी, फिर से ट्राई करें आप जी। सर। तो जैसे हम बात करते हैं सांप की, एक सांप बहुत ही सिंपल सा जीव है, बिल्कुल एग्रेसिव नहीं होता है वो हमारे लिए किस तरह से काम करता है, वो इतने वर्मिन्स जो हैं, जैसे आप एक चूहे की बात करें, जितने रोडेंट्स होते हैं, उसका सिंपल फूड है, वो कार्निवोर है और सिर्फ रोडेंट्स ही खाता है वो। हेलो मैं ग्राम कलुंडा। नाम फिर से बताइए आप। द्वारिका लाल जी। द्वारिका जी, अब प्रश्न कीजिए आप। मेरा प्रश्न है, हेलो, गिद्ध। हाँ जी। हाँ, गिद्ध दिखाई नहीं देते हैं जी। हाँ, ये कारण क्या है? क्या कारण? देखिए, गिद्ध के ऊपर बहुत बड़ी रिसर्च हुई हुई है। गिद्ध 1990 से 2000 तक 99% पॉपुलेशन इसकी अर्थ से खत्म हो गई थी। इस पे फिर रिसर्च किया गया, ये पता नहीं चला, क्योंकि एक जनरली आज कोई एनिमल कम होता जा रहा है तो किसी को कोई कंसर्न नहीं है, और वैसे भी गिद्ध के बारे में किसी को क्या फर्क पड़ रहा है कि कम हो रहा है नहीं। तो उस टाइम फिर इस पे रिसर्च हुई, 10 साल इसमें लगे और 10 साल के बाद ये पता चला सन 2000 के अंदर कि इसकी डेथ जो हो रही है, इसके लिए डाइक्लोफेनेक एक मेडिसिन होती है, उसकी वजह से ये एनिमल की जो है संख्या जो है वो कम पे कम होती जा रही है। डाइक्लोफेनेक एक ऐसी दवा है जो हम मवेशियों को देते हैं पेन किलर की तरह, हम लोग भी खाते हैं, ह्यूमन बीइंग भी खाता है उसको, जैसे आप निमोसलाइड खाएंगे, नाइस खाएंगे, उसके अंदर होती है। लेकिन हमारे डाइक्लोफेनेक खाने से फर्क इसलिए नहीं पड़ता है क्योंकि यदि हमारी डेथ होती है ह्यूमन बीइंग की तो उसको जो है वल्चर फीड नहीं करता है। लेकिन जो जितने भी मवेशी हैं, जब उनकी डेथ होती है तो उनकी बॉडी के अंदर वो डाइक्लोफेनेक पड़ा होता है, और जब उसको फीड करता है गिद्ध और गिद्ध के पेट में जाता है वो, तो
तो उसका एक तो किडनी फेलियर हो जाता है, दूसरा उसका जो अंडा बनता है उसका जो शेल होता है वो कमजोर हो जाता है। 1 मीटर लंबी बर्ड होती है ये, इतनी ऊंची, जब ये अपने अंडे के ऊपर ब्रूड करती है, सेती है उसको, जब उस पर बैठती है तो अंडा टूट जाता है। और इसके साथ ये भी इशू है कि ये 1 साल में 1 बार ही ब्रीडिंग करता है और 1 ही अंडा देता है। तो यदि वो टूट गया तो देखिए आप 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल से अंडे नहीं हो पा रहे हैं, तो उसकी अंडे की कम होते 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 बिल्कुल ही वो पॉपुलेशन कम होगी और 99% पॉपुलेशन अर्थ से खत्म हो गई थी इसकी। फिर इस पे वापस जब समझ में आया तो डाइक्लोफेनेक पे बैन किया गया, 2006 के अंदर बैन किया, 2015 में पूरी तरह से बैन कर दिया गया और 2023 के अंदर भी नए रेगुलेशंस आए कि इनको आप किसी भी तरह से यूज नहीं कर सकते हैं मवेशियों के लिए। तो हमें ये ध्यान रख, उसके लिए दूसरी मेडिसिन आ गई, डाइक्लोफेनेक को रिप्लेस कर दिया गया, मॉक्सिकैन एक दवा है वो आ गई है, लेकिन वो थोड़ी कॉस्टली है। आज भी लोग वक्त चोरी छिपे डाइक्लोफेनेक को यूज करते हैं, तो हमें इसमें सपोर्ट करना चाहिए और डाइक्लोफेनेक को यूज नहीं करना चाहिए। तो मेन कारण जो इनका क्वेश्चन है कि कैसे खत्म हुए, जस्ट बिकॉज ऑफ डाइक्लोफेनेक मेडिसिन जो हमने यूज की, अब उस पर बैन लगा हुआ है। और अब जो इनकी बची हुई संख्या है उसके लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं? अब रेगुलर उसके लिए देखो प्रयास, उसके लिए हम और उसके सेंटर्स भी बने हुए हैं कई सारे, जैसे पिंजौर के अंदर हरियाणा में बना हुआ है उसका सेंटर है, वहां पे हम पॉपुलेशन बढ़ा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा काम यह इसका हैबिटेट हमें बचाना पड़ेगा। अब जब हम बच्चे थे तो हम 1000 गिद्ध भी एक साथ देखते थे और ये इतना बड़ा काम करता है, जैसे मैंने भी बताया कि 9 करोड़ रुपए का काम ये करके जाता है। इसकी उम्र लगभग 80 साल होती है और यदि आज आप देखें कि किसी भैंस की या किसी भी बड़े एनिमल की डेथ हो जाती है तो उसके ऊपर कितने बैक्टीरिया, कितने वायरसेस पैदा हो जाते हैं। हम अपना मुंह ढक के चलते हैं, इतनी स्मेल आती है उसके अंदर, और उस पर यदि रेन्स आ गई, बारिश आ गई, तो वो सारे बैक्टीरिया क्या वाटर बॉडी में चले जाएंगे और वाटर बॉडी के थ्रू हमारे घरों में आ जाएंगे और कितनी डिजीज फैल सकती है। उसकी कॉस्ट आप निकाले, उस भैंस को जलाने के लिए कितनी लकड़ी की जरूरत पड़ेगी, 1 क्विंटल 5 क्विंटल लकड़ी की, उसकी कॉस्ट निकाले, और ये गिद्ध कितना बड़ा काम करते हैं। और गिद्ध की एक और अच्छी बात बताऊं मैं, इनके पेट का pH 1 होता है, यानी कि यदि लोहा भी खा लेंगे, लीजिए हेलो जी, यदि लोहा भी खा लेंगे तो वो भी डाइजेस्ट हो जाएगा। इतना ज्यादा इसका कंसंट्रेट होता है, इसका एसिडिक, इसका जो पेट में जो होता है 1 pH, जो केमिस्ट्री जानते हैं वो समझ सकते हैं 1 pH का मतलब क्या होता है, कितना एसिडिक होता है वो। लेकिन आप देखिए भगवान ने कितना अच्छा इंस्ट्रूमेंट बनाया, वो 1 pH को रखने के लिए उसका पेट ही है, उसके अंदर मांस ही है, उसके अंदर वो रखा हुआ है और इतना अच्छा काम करता है। तो एक और रोचक तथ्य आज जानने को मिला कि लोहा भी खा सकता है। लोहा भी वो सब गला देगा वो। हेलो हेलो जी, नमस्ते, नाम बताइए। नमस्कार, बोल रहा हूँ। प्रश्न कीजिए आप। प्रश्न ये है, अनुराग जी से, मानव जी, आपका प्रश्न हमें समझ नहीं आ रहा है, आप फिर से बोलिए। मानव से ज्यादा जंतुओं को बचाना जरूरी है क्या? मानव से ज्यादा? जी, आपका क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। देखिए, मानव को बचाना ज्यादा और कम की बात नहीं है, इम्पोर्टेंट यह है कि मानव बिना जंतुओं को बचाए हुए जिंदा नहीं रह सकता है। ये बात हर तरह से प्रूव हो चुकी है। आज यदि आप ये कहें कि साहब मनुष्य को बचाने के लिए मैं सब चींटियों को खत्म कर देता हूं, मनुष्य को बचाने के लिए मैं सारे लेपर्ड्स को मार देता हूं, टाइगर्स को खत्म कर देता हूं या हिरणों को मार देता हूं, उन सब का प्रकृति के अंदर बराबर का रोल है। यदि आप किसी एक एनिमल को भी कम करेंगे, अर्थ से रिमूव कर देते हैं पूरी तरह से, तो हमारे ऊपर उसका डेफिनेटली इफेक्ट आएगा। ऐसा हो नहीं सकता है कि यदि हम किसी को खत्म कर दें और उसका हमारे ऊपर इफेक्ट नहीं आ रहा है। हम दोनों ह्यूमन बीइंग, देखिए आप एक चीज समझिए, पूरे अर्थ के ऊपर 1 करोड़ से ज्यादा जीव जंतु रहते हैं। उसमें चींटियां भी आ गई हैं, उसके अंदर दीमक भी आ गई है, उसके अंदर एलिफेंट भी आ गया, सारे जानवर आ गए, पक्षी भी आ गए, फिश भी आ गई। अब यदि आप ये कहें कि इस अर्थ के ऊपर सिर्फ ह्यूमन बीइंग को ही रहने का अधिकार है, तो भाई ये बताइए आप कि उस पर एलिफेंट को रहने का अधिकार क्यों नहीं है? भगवान ने तो ये पृथ्वी अधिकार की बात नहीं कर रहा मैं जी, नहीं मैंने कहा विलुप्त हो गया तो चीता हमारे यहाँ से जी, चीता विलुप्त हो गया तो क्या प्रभाव पड़ा भारत में? अरे बहुत प्रभाव पड़ा हमारी हेल्थ के ऊपर, हमारे सिस्टम के ऊपर। हमारे हर्बीवोर्स खत्म हो गए। आज आप जहाँ पे रहते हैं, मुझे वहां का नहीं पता, वहां तो फिर भी अच्छी पॉपुलेशन मिल जाती है हर्बीवोर्स की। बात नहीं कर रहा मैं। अरे आप देखिए, यही तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यदि चीता वहां पे नहीं होगा ना, तो हर्बीवोर की जो पॉपुलेशन है वो बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाएगी। देखो, आज हम टाइगर लेके आते हैं, इसका घट जाएगी। किसकी संख्या? हर्बीवोर्स की संख्या कम होती चली जाएगी, खत्म हो जाएंगे वो, क्योंकि जब देख, हाँ, यही तो इस समझने की बात है। आपको मैं समझाता हूँ। जैसे टाइगर यदि हम रखते हैं या चीता हम यदि रखते हैं, तो चीता के होने से क्या होता है कि यदि चीता वहां पे होगा तो उसको हर्बीवोर्स चाहिए होंगे,
हर्बीवोर्स चाहिए होंगे यानी कि हिरन चाहिए होंगे उसको खाने के लिए। यदि हिरन चाहिए होंगे तो हिरन आप ऐसे डायरेक्ट लाके नहीं दे सकते हो, उनके लिए आपको ग्रासलैंड मेंटेन करने पड़ेंगे। ग्रासलैंड यदि होंगे तभी तो हर्बीवोर होंगे, और हर्बीवोर नहीं होंगे तो लेपर्ड नहीं होगा। और यदि आपने ग्रासलैंड मेंटेन नहीं किए, ग्रासलैंड आपके पास नहीं है, तो हर्बीवोर्स नहीं होंगे, और लेपर्ड है या टाइगर है वो सिटी में आएगा। फिर विरोधाभासी बात है। यही तो समझने की बात है, यही बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज है। वाइल्ड लाइफ इतना इजी नहीं है समझना, इसको हमें बहुत ध्यान से समझना पड़ता है इसको। जी इतना कितना कॉम्प्लिकेटेड हो गया। सही है तो बिल्कुल सिंपल, हमने कॉम्प्लिकेटेड किया हुआ है। आज आप कबूतर को दाना डालते हो या बंदर को खाना देते हो, आपको लगता है मैं पुण्य कर रहा हूं, लेकिन हम पुण्य नहीं कर रहे, हम उसका उल्टा कर रहे हैं। हम सिस्टम तो ये लेपर्ड को भी आपको समझना पड़ेगा, टाइगर को भी समझना पड़ेगा टाइगर का क्या रोल है। आज हम टाइगर पे पैसा खर्च करते हैं तो हम टाइगर के साथ फोटो खिंचाने के लिए नहीं कर रहे हैं। टाइगर यदि बचेगा, लेपर्ड यदि बचेगा, चीता यदि बचेगा तो पूरा इकोसिस्टम बचेगा। देखो लोगों को आप जंगलों से लोगों को नहीं विस्थापित करना एक बिल्कुल बदल जाएगा ना। देखिए आप एक चीज समझिए, आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर सिर्फ 5% जमीन ऐसी है जिसके ऊपर वन्य जीव रह रहा है, जिसको हम कहेंगे टाइगर रिजर्व कहेंगे, या हम कंजर्वेशन रिजर्व कहेंगे, या हम सेंचुरी कहेंगे। 95% पे तो ह्यूमन बीइंग रह ही रहा है भाई, 5% तो छोड़ दो, वो तो किडनी है हमारा। छोड़ा ही हुआ है तो नहीं छोड़ा नहीं है ना, वही तो आप कह रहे हैं ना कि उनको रहने के लिए जगह मतलब हमें चाहिए ह्यूमन। वो बच्चों से वहां रहेंगे, उनका जो जनजीवन है उनका और सांस्कृतिक आवाज कट रही है, आवाज कट रही है आपकी। चलो ठीक है जी जी धन्यवाद। उपवन संरक्षक वन्य जीव कोटा। राजस्थान सरकार की एक अनूठी एवं महत्वाकांक्षी योजना है जिसका नाम है कैप्टिव एनिमल स्पॉन्सरशिप स्कीम। इस योजना में आप ले सकते हैं वन्य जीवों को गोद और वन्य जीव एवं पर्यावरण संरक्षण में कर सकते हैं एक बड़ा सहयोग। अबेड़ा बायोलॉजिकल पार्क कोटा में आप बाघ यानी टाइगर, लायनस यानी शेरनी, लेपर्ड, हाइना यानी जरख, सियार, स्लॉथ बेयर, सांभर, काला हिरण, टिंकारा, चीतल एवं नीलगाय को गोद ले सकते हैं। मूक प्राणियों की यदि सेवा करना चाहते हैं एवं वन्य जीव संरक्षण में अपना सहयोग देना चाहते हैं तो राजस्थान सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना से अवश्य जुड़ें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें कार्यालय उप वन संरक्षक वन्य जीव कोटा, पुराना चिड़ियाघर, नयापुरा, कोटा। सजीव फोन इन प्रोग्राम वन संरक्षण आप सुन रहे हैं आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से। श्रोताओं हमारा आज का विषय है वन्य जीवों की मानव के लिए उपयोगिता। हेलो 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 जी नमस्ते, नाम बताइए। जी लक्ष्मण नाम है मेरा। लक्ष्मण जी प्रश्न कीजिए आप। जी मेरा प्रश्न इस तरह की देखिए हमारे यहाँ पे एक बढ़ने की उदाहरण है जी। यहाँ पे क्या हुआ जनरल सफाई पूछा। प्रश्न आप फिर से कीजिए। हेलो हेलो लक्ष्मण जी प्रश्न आप फिर से कीजिए। मैम आपसे जानना चाहेंगे कि मगरमच्छ से काफी लोग परेशान रहते हैं। बारिश के दौरान हमने देखा है कि कॉलोनियों में निकलकर आ जाते हैं, सड़क पर भी दिखाई देते हैं। तो जब इस तरह की वारदात हो, इस तरह की घटनाएं हो, तो आम जन को क्या सावधानी बरतनी चाहिए? मैम हमारे यहाँ चंबल नदी में जैसे बारिश के दौरान बाढ़ आ जाती है और क्रोकोडाइल अपने आप को बचाने के लिए जो चंबल नदी है उसकी सहायक नदियां हैं या नाले हैं उनमें आ जाते हैं और जो नाले हैं वो कॉलोनी से जुड़े हुए हैं तो वो कॉलोनी तक पहुंच जाते हैं। क्रोकोडाइल बहुत ही शांत स्वभाव का और बहुत ही भोला प्राणी होता है। वो चुपचाप एक जगह पड़ा रहता है, इतना एक्टिव भी नहीं है दौड़ के किसी पे हमला करे, लेकिन जैसे ही दिखता है ना लोगों को वो पैनिक होते हैं और घबरा जाते हैं। और अगर कभी क्रोकोडाइल दिख जाता है बाय चांस कॉलोनी में या किसी नाले के पास तो घबराए नहीं और वो वैसे अटैक कर नहीं रहा, उससे दूरी बनाए रखें, उस पर पत्थर ना मारें, उसको कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं करे कि खाना खिलाना है ऐसी कोई चीज नहीं करें। और अगर लग रहा है कि कॉलोनी में आ गया है, बीच में आ गया है या बच्चों को नुकसान हो सकता है तो वन विभाग को कॉल करें और उसको रेस्क्यू कराने में मदद करें।
जी, अभी कुछ महीनों पहले की घटना थी, यहाँ पर सीवी गार्डन में एक मगरमच्छ देखा जा रहा था, जो वहाँ सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाते थे। उनकी कंप्लेन थी कि बार बार वो मगरमच्छ वहाँ दिखाई देता है, तो शायद फ्लोटिंग केज लाकर उसको पकड़ा गया था। इसके बारे में थोड़ा सा बताएं, क्या होता है फ्लोटिंग केज और कैसे मगरमच्छ को पकड़ा जा सकता है उसमें? जी मैम, हम लोग काफी समय से क्रोकोडाइल का रेस्क्यू कर रहे हैं। पहले हम लोग जमीन पे ही क्रोकोडाइल का रेस्क्यू करते थे, रस्सियों वगैरह से बांध के, और उसको रेस्क्यू किया जाता था। लेकिन पानी में रेस्क्यू करना हमको नहीं आता था, क्योंकि क्रोकोडाइल जो है वो पानी में ज्यादा स्ट्रांग होता है, वो अपना बचाव बहुत अच्छे से कर सकता है और हमें कोई हार्म नहीं हो, इसलिए हम पानी में हाथ नहीं लगाते थे। 2 साल से यहाँ सीवी गार्डन में काफी कंप्लेन आ रही थी, क्योंकि सुबह जो मॉर्निंग वॉक के लिए लोग आते थे वो क्रोकोडाइल को देख के भयभीत हो जाते थे कि भाई ये कहीं अटैक कर देगा। और जैसे ही हमारी टीम जाती थी तो वो पानी जंप कर जाता और उसको पकड़ ही नहीं पा रहे थे। फिर हम लोगों ने एक फ्लोटिंग ट्रैप बनाया जो हल्की धातु का था और पानी में तैर सके, इसलिए उसके दोनों तरफ पीवीसी पाइप लगाए गए और वो फ्लोट करता है। उसको फिर सीवी गार्डन में लगाया गया और उसमें चारा लगा के जब उसमें लगाया गया और क्रोकोडाइल उसमें आसानी से ट्रैप हो गया और वहां से उसको रिमूव कर हेलो 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 जी, नमस्कार जी। नमस्ते, नाम बताइए आप? मैं महेश कोटा से बोल रहा हूँ जी, प्रश्न कीजिए आप। मैं भट्टाचार्य साहब से एक प्रश्न करना चाहता हूँ कि कॉकरोच के संदर्भ बताएं तो अपने प्रश्न के लिए गाये गए कि क्या है? कॉकरोच के संबंध में सर्दियों में ज्यादा नहीं, कॉकरोच के संबंध में ये प्रगति के लिए सहायक है या नहीं नुकसान है? सहायक है। बिल्कुल, देखिए जो सुन रहा हूँ जी बिल्कुल। हाँ, देखिए मैं जो आपने क्वेश्चन पूछा बहुत इंटरेस्टिंग है। जो कॉकरोच होता है वो भी भगवान ने बनाया हुआ है, उसका भी अपना एक रोल है, बट इट डज नॉट मीन कि हम उसको घर में पालेंगे। देखिए कॉकरोच के साथ साथ मैं एग्जांपल आपको एक्सप्लेन करने के लिए समझाता हूँ। जैसे दीमक है, हम ये कहते हैं कि जितने दीमक के माउंट्स जंगल में ज्यादा होंगे वो जंगल उतना ही अच्छा होगा। आप उसमें जाइए जिम कॉर्बेट के अंदर, आपको हर 50 मीटर पे दीमक का माउंट मिलेगा। तो दीमक जितनी ज्यादा होगी हम कहते हैं उतना ही जंगल अच्छा होगा, क्योंकि वो बहुत सारा हमारे लिए काम कर रही है। बट इट डज नॉट मीन कि मैं कहूँ कि मैं दीमक घर में पालूंगा। कॉकरोच का भी यही है। कॉकरोच बहुत सारे जो कचरा होता है उसको खा खा के खत्म करता रहता है वो। और कॉकरोच बहुत क्लीन एनिमल है, आप देखेंगे वो अपने हाथों को ऐसे ऐसे करता रहता है, साफ करता रहता है, नीट एंड क्लीन रहता है, लेकिन रहता है वो कचरे के अंदर है। दैट इज द प्रॉब्लम। तो सिर्फ हमें ये करना है कि कॉकरोच को घर में ना आए, अपने घर में सफाई रखनी है, तो वो अपने आप ही नहीं आएगा। लेकिन कॉकरोच नेचर के लिए बहुत अच्छा काम कर रहा है। वो सारे कचरे को कन्वर्ट करके न्यूट्रिएंट्स में कन्वर्ट करता है। यानी कि आप ये मानिए जैसे आपका कोई खाने की कोई चीज, रोटी मान लो पड़ी रह गई या कोई भी खाने की चीज छूट गई है, वो उसको खाएगा और उसके न्यूट्रिएंट, जैसे उसके अंदर क्या क्या जो पड़ा हुआ है, उसके अंदर नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कैल्शियम है, आयरन है, सब चीजों को वो वापस मिट्टी में मिला देता है। ये कॉकरोच का काम होता है। पर प्रॉब्लम यह है कि हम घरों में सफाई नहीं रखते हैं तो वो कॉकरोच की संख्या बढ़ जाती है। उसको हमें नहीं बढ़ाना है, हमें उसको पालना नहीं है। पर जंगल में यदि कहीं पे कॉकरोच है, दैट इज ए गुड थिंग, वो हमारे लिए अच्छा काम ही कर रहा है। भगवान की बनाई हुई कोई भी चीज ऐसी नहीं है, सिर्फ ह्यूमन के इंटरफेरेंस से वो डिस्टर्ब हो जाता है, बाकी सभी अपना काम कर रहे हैं। अनुराग जी, एक प्रश्न अभी आया कि अभी उन्होंने कहा कॉकरोच की कितना महत्वपूर्ण है। चिकित्सा के क्षेत्र में बताएं कि चिकित्सा का जो क्षेत्र है उसमें वन्य प्राणियों का कितना योगदान है? बहुत बड़ा रोल है जी। चाहे चिकित्सा की बात करें आप, चाहे आप इंडस्ट्री की बात करें, चाहे आप डेवलपमेंट की बात करें, साइंस की, सभी में उसका रोल है। आज बुलेट ट्रेन भी यदि डेवलप हुई है ना, तो उसमें किंगफिशर का यूज है। किंगफिशर को देख के उसमें बनाए। हमारे जब एरोप्लेन्स बने हैं वो भी पक्षी का पूरा स्टडी किया गया कि पक्षी उड़ता कैसे है। और जैसे मेडिसिन की आप बात करें, मेडिसिन के अंदर देखिए जितने स्नेक्स हैं उनके वेनम से हजारों तरह की मेडिसिन बनती है। जितना हम बेहोश करने की जितनी दवाएं बनाती हैं वो सारा उसका वेनम यूज किया जाता है। और 50 लाख रुपए लीटर है। कोबरा का वेनम जो है बहुत कॉस्टली है, वो ऐसा नहीं है। और उसको कोबरा को भी ये बात पता है कि मेरा वेनम कितना इंपॉर्टेंट है वो। तो इससे हम बहुत तरह की दवाइयां बनाते हैं। हाँ, ये अलग बात है कि इसका हम कुछ जगह मिसयूज भी करते हैं। जैसे कुछ लोगों ने एक अफवाह फैला दी कि हाथा जोड़ी रखेंगे तो हाथा जोड़ी रखने से घर में पैसा आता है, वो मेडिसिन नहीं बन रही। तो इस तरह की जो चीजें हैं वो तो गलत है बिल्कुल। लेकिन इसको जो हम साइंटिफिक वे में जो इनको यूज करते हैं, जैसे मैं वेनम की बात कर रहा हूँ, इससे बहुत तरह की दवाइयां बनती है। हम उसको मार नहीं रहे हैं, उसके बाई प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं। ऐसी दूसरी बहुत सारे एनिमल्स हैं जिनसे हम मेडिसिन में यूज लेते हैं ह्यूमन के लिए, मतलब बहुत तरह की दवाइयां हम उनसे बनवाते हैं। और जिन दवाइयों को मानव के लिए हम लेकर आते हैं उससे पहले हम उन पर, जैसे बंदर है और चूहा, उस पर हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं। जैसे कैंसर रोधी जो प्रतिरोधक दवाएं हैं, शायद सबसे पहले वो बंदर और चूहों पर ही उनका प्रैक्टिकल होता है। देखिए, बंदर और चूहों पे क्यों करते हैं? क्योंकि बंदर को हम मानते हैं कि हमारे पूर्वज रहे हैं।
पूर्वज से मेरा मतलब वो भी मैमल्स हैं और हम भी मैमल्स हैं। हम वो एक्सपेरिमेंट यदि रेप्टाइल पे करेंगे तो उससे रिजल्ट ही नहीं आएगा, बिकॉज वी आर ए मैमल। इसी चीज को आप समझें कि जैसे हमने चूहे को लिया, चूहे के ऊपर कोई भी एक्सपेरिमेंट करेंगे तो उसके बॉडी पार्ट्स मोर और लेस हमारे जैसे ही हैं। उसके भी बच्चा होता है, उसके अंडा नहीं होता है। लेकिन यदि मैं आज रेप्टाइल के ऊपर कुछ करूंगा या फिश के ऊपर करूंगा तो उनका सिस्टम पूरा डिफरेंट है। वो अंडा देते हैं, बच्चा नहीं देते हैं। तो इसलिए हम सारी जितनी भी हमारे मेडिसिन बनती हैं पहले उसको हम चूहों के ऊपर अप्लाई करके देखते हैं, बंदरों के ऊपर अप्लाई कर देते हैं। यदि उसके ऊपर कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं आता है तो फिर ह्यूमन के लिए उसको यूज किया जाता है। हेलो 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 जी, नमस्ते, नाम बताइए। हाँ, मैं सिद्धार्थ द्रविड़ बोल रहा हूँ बारा से। जी, प्रश्न कीजिए आप। अभी ये पटनागर साहब कर थे, इनका ज्ञान की स्टोरी, इनकी पढ़ाई जो कर रही है कि शेर के पक्ष में बहुत बातें हुई जी। और पहले तो हमें इनको सांप नहीं मारना चाहिए, सांप नहीं मारना जी। तो तब मैं कह रहा हूँ जो शेर है, आप शेर छोड़ते हो तो वो शेर कितने ही लोग खाता है, मतलब वन्य जीवों को कम करता हो। ये शेर कम से कम 10,000 वो खाता है, वो तो वो वन्य जीव रक्षा कहाँ हुई वो। और दूसरी बात एक है कि गाँव में कोई सांप फाट गया तो हम सांप पकड़ में क्यों बोलेंगे, और वो मरेगा सांप फाट वाला, क्या फाट गया। देखिए, चलिए आपकी बात खाट में मैं कर रहा हूँ, हिंसक पशु के बारे में बता रहे हो आप, तो हिंसक पशु अलग होते हैं, पालतू पशु अलग होते हैं। बिल्कुल। तो अगर कोई नुकसानदायक पशु तो सरकार या देखिए, आपकी आवाज पूरी क्लियर नहीं है, पर मुझे एक बात आपकी समझ में आ रही है। आप ये कहना चाह रहे हैं, आपकी पूरी बात तो मुझे समझ में नहीं आई, आवाज कट रही है, लेकिन इतनी बात समझ में आ रही है कि आप कह रहे हैं हिंसक पशु जो होते हैं। मैं कह रहा हूँ हिंसक पशु जो होते हैं, हिंसक पशु में आपने खूब विस्तार से पक्ष में बात की है, पर हिंसक पशु और पालतू पशु में आज का अंतर है। बिल्कुल अंतर है। तो हम देहात वाले क्या करें, कैसे बचे उनसे? देखिए, आप हम दोनों को हो गया, आपको क्वेश्चन हो गया ना, मैं बताऊं। देखिए, दो चीजें होती हैं, एक वाइल्ड लाइफ होती है, एक डोमेस्टिक होती है। जो आप पालतू पशु कह रहे हैं, हम बिल्कुल डोमेस्टिक एनिमल्स की अलग बात करेंगे, वाइल्ड लाइफ की अलग बात करेंगे। डोमेस्टिक एनिमल्स जितने हैं, चाहे वो काऊ हो, चाहे वो गाय हो, चाहे वो भैंस हो, चाहे वो गधा हो, चाहे वो घोड़ा हो, चाहे कोई भी जानवर हो जिसको हम पाल सकते हैं, जो आपका कहना मानता है, वो डोमेस्टिक हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। और वाइल्ड लाइफ वो होती है जो आपका कहना नहीं मानती है, चाहे वो चींटी हो, चाहे वो लेपर्ड हो, आपका कहना नहीं मानेगा, वो अपने हिसाब से जिएगा। लेकिन दोनों चीजें भगवान ने बनाई और दोनों की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है। आपको ये लगे कि साहब इसके रहने से पृथ्वी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा और मैं ही रहूंगा यहाँ पे और इसको हटा देते हैं, सांप काम नहीं कर रहा, सांप को हटा देते हैं, ऐसा नहीं है। सांप को आप एक चीज समझिए, सांप कितना फैटल है, कितना खतरनाक है आपके लिए। इतना ही खतरनाक है जितने आपके लिए मोटरसाइकिल या कार है। आप रोड पे चल रहे हैं, कार बराबर में चल रही है, वो भी फैटल है। यदि उसकी टक्कर आपसे लग जाएगी, आपकी डेथ हो जाएगी, या मेरे से टक्कर लग जाएगी तो हमारी डेथ भी हो जाएगी उसे। सिर्फ हमें उसे बच के चलना है। यदि मैं सड़क के बीचों बीच चलूंगा और कहूंगा नहीं मैं तो यहीं चलूंगा साहब रोड पे, तो वो यदि ट्रक मेरे टक्कर मारेगा तो मेरी डेथ हो जाएगी। ऐसे ही हमें इनसे भी करना है, वाइल्ड एनिमल से। वाइल्ड एनिमल आपको कभी कुछ नहीं करेगा, आपको वो क्यों खाएगा? आप ये बताइए, आपको कोबरा आपको क्यों काट रहा है? आप फूड है क्या उसका? वो आपको खा जाता है क्या? सब्जी बना खा जाता है? नहीं, सुनिए पहले मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए आप एक मिनट। सांप हम किसी भी एनिमल का फूड नहीं है। ह्यूमन बीइंग भगवान ने ऐसा बनाया, हम किसी का भी फूड नहीं है, हम किसी की फूड चेन में नहीं आते हैं। भालू हमें मारता है, भालू हमें खा जाता है क्या? वो तो शाकाहारी है, वो मांस खाता ही नहीं है, वो तो चींटियां खाता है, वो तो शहद खाता है। वो हमें क्यों मारता है? हम उसके घर में घुस गए हैं, जाके हमने जंगलों को खत्म कर दिया, वहां तक पहुंच गए हैं। भाई उसका अलग क्षेत्र है, उसको वहां रहने दो। लेपर्ड आपको क्यों खाएगा? लेपर्ड हम उसका फूड नहीं है। लेपर्ड यदि खा रहा है तो डॉग को खाएगा, वो हिरन को खाएगा, हम उसका फूड है ही नहीं। एक्सीडेंट्स हैं सारे। आज यदि मैं मोटरसाइकिल से जा रहा हूं और मेरी गिर के डेथ हो जाती है तो कोई ये नहीं कहता है कि मोटरसाइकिल ने अनुराग भटनागर का मर्डर कर दिया है, वो उसको खा गया है, ऐसा नहीं कोई बोलता है। दिस इज एन एक्सीडेंट। लेपर्ड से भी जब हमारे कोई घटना होती है तो 99% केसेस में हमारा एक्सीडेंट होता है। हम जा रहे हैं जंगल के अंदर, बाई चांस सामने से लेपर्ड आ गया और उसने हमारे अटैक किया, गले से पकड़ा तब वो हमें शिकार समझ रहा है, लेकिन वो कभी गले से नहीं पकड़ रहा है। 99% केसेस में वो हमारी बॉडी पे कहीं अटैक करता है, उससे हमारी डेथ हो जाती है। हम कहते हैं उसने उसको मार दिया, लेकिन वो मार के खा थोड़ी गया, उसको मारा और तो भाग गया वहां से। देखो होता क्या है, जंगल में यदि मान लो कोई फीमेल है, लेपर्ड है, वो बच्चों के साथ बैठी हुई है, आपको पता नहीं है, आप चले जा रहे हो, आप नॉर्मल जा रहे हो, या मैं वहां पे जा रहा हूं, मैं जंगल में नॉर्मल जा रहा हूं, उसको ये लग रहा है कि मेरे बच्चों को छीनने आ रहा है, चाहे वो भालू हो, चाहे वो जंगली सूअर हो, चाहे वो लेपर्ड हो।
उसको ये फीमेल को ये लगता है। और देखो कोई भी माँ होती है, आज हमारे भी मेरी माँ, यदि मुझे बच्चा जब मैं था और मुझे कोई मारने आएगा तो मेरी माँ पूरी दुनिया से लड़ सकती थी और हर माँ लड़ सकती है। उसको भी वही फीलिंग आता है, उसको ये फीलिंग आता है कि मेरे बच्चे को छीन के ले जाएगा, तो वो भाग के आती है और अटैक करती है। शिकार नहीं करती, वो सिर्फ मारती है जोर से, और जोर से मारने में कई बार हमारी डेथ हो जाती है। हम नीचे गिरे, हमारा सर जमीन में लगा और हमारी डेथ हो गई। तो हम कहते हैं कि लेपर्ड ने, किसी भी जानवर ने आदमी को मार दिया, शिकार कर लिया। शिकार नहीं किया उसने, ये एक्सीडेंट है। और ये एक्सीडेंट मेरा कार से भी होता है। और यदि आप डेटा देखेंगे ना तो हमारा एक्सीडेंट में मरने वालों की संख्या 1000 गुना ज्यादा है, जो कि हम वन्य जीवों से डेथ होती है। तो दिस इज प्रश्न हो रहा है, जैसे शेर के प्रश्न में बहुत बातें हो रही है और वन्य जीव संरक्षण पे आप कर रहे हो वन विभाग जी, तो शेर को जंगल में छोड़ दिया तो वहाँ जैसे है, खरगोश है, वो छोटे जानवर को खाएगा वो। आप तो खाने दो ना उसको, उसको उसकी सुरक्षा की आपकी जिम्मेदारी नहीं है, वो ऊपर वाला कर लेगा। वो रोटी नहीं खाता है, वो तो मांस ही खाता है। सांप है तो वो मांस ही खाएगा, वो चूहा ही खाएगा, वो रोटी बना के नहीं खाएगा। ये सब चीजें जरूरी है भाई, ये समझो इस बात को। इस सिस्टम, ये पूरा पारिस्थितिक तंत्र है, ये इसमें सबका अपना अपना रोल है। आप ये नहीं कह सकते हो कि उसको भी हम वेजिटेरियन बना देंगे टाइगर को, वो तो मांस ही खाएगा। जी, धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। उपवन संरक्षक वन्य जीव कोटा। राजस्थान सरकार की एक अनूठी एवं महत्वाकांक्षी योजना है, जिसका नाम है कैप्टिव एनिमल स्पॉन्सरशिप स्कीम। इस योजना में आप ले सकते हैं वन्य जीवों को गोद और वन्य जीव एवं पर्यावरण संरक्षण में कर सकते हैं एक बड़ा सहयोग। अबेड़ा बायोलॉजिकल पार्क कोटा में आप बाघ यानी टाइगर, लायनस यानी शेरनी, लेपर्ड, हाइना यानी जरख, सियार, स्लॉथ बेयर, सांभर, काला हिरण, टिंकारा, चीतल एवं नीलगाय को गोद ले सकते हैं। मूक प्राणियों की यदि सेवा करना चाहते हैं एवं वन्य जीव संरक्षण में अपना सहयोग देना चाहते हैं तो राजस्थान सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना से अवश्य जुड़ें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें कार्यालय उप वन संरक्षक वन्य जीव कोटा, पुराना चिड़ियाघर, नयापुरा, कोटा। सजीव फोन इन प्रोग्राम वन संरक्षण आप सुन रहे हैं आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से। श्रोताओं, हमारा आज का विषय है वन्य जीवों की मानव के लिए उपयोगिता। मैम, आपसे जानना चाहेंगे कि चिड़िया जैसे गौरैया है, स्टारलिंग है, स्टॉक है, इसका मानव जीवन के लिए कितना उपयोग है, कैसे उपयोगी है ये? गौरैया जो होती है वो हमारे घर आंगन में या जंगल में दिखती है, और ये गौरैया है का जो एक जोड़ा है वो 220 से 260 तक के इंसेक्ट और कैटरपिलर और जो भी कीड़े मकोड़े थे उनको खा करके मतलब इकोसिस्टम में अपना रोल अदा कर रहा होता है। आपके घर के आसपास के जो इंसेक्ट होते हैं उनको ये गौरैया खाती है और वहाँ पे साफ सफाई रखती है ताकि आप स्वस्थ रहें। इस तरीके से वो अपना रोल अदा कर रही है। और स्टारलिंग का जोड़ा भी लगभग 370 कीट पतंगों को कैटरपिलर को खाकर वातावरण को स्वस्थ साफ रखता है। और जो स्टॉक होते हैं वो भी आपके तालाब और नालों वगैरह में या नदी के आसपास कीड़े मकोड़े, इंसेक्ट, जो छोटे जीव हैं उनको खा करके और अपना रोल अदा कर रहा होता है। तो जितनी भी बर्ड्स है आपके जो घर आंगन में है वो सब प्रकृति को बनाए रखने के लिए और इंसानी जीवन को बनाए रखने के लिए एक महत्वपूर्ण रोल अदा कर रहे होते हैं। उनका संरक्षण करना चाहिए हमें। जी अनुराग जी, अभी हमने चिकित्सा क्षेत्र की बात करी, कृषि के क्षेत्र की तरफ जाते हैं। केचुआ जिसे कि किसान मित्र कहा जाता है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि कितना उपयोगी है ये किसान के लिए? ये जो केचुआ है ये मिट्टी को उर्वरक बनाता है। आप एक चीज समझिए कि आज हम यहाँ पे खेती कर रहे हैं, मेरे फादर भी करते थे, दादा भी करते थे, उनके परदादा करते थे, मतलब हमारी 100 जनरेशन निकल चुकी है उसी खेती को करते जा रहे हैं। आप ये देखिए, मैं कहता हूँ ये लौकी मैंने पैदा करी, ये भिंडी मैंने पैदा करी, ये फ्रूट्स मैंने पैदा किए, इसमें इतने न्यूट्रिएंट्स हैं। ये न्यूट्रिएंट्स मिट्टी से ही आ रहे हैं, बाकी तो कहाँ से आएंगे? तो मिट्टी से यदि निकल रहे हैं तो ये तो खत्म हो जाने चाहिए ना। 100 साल में, 200 साल में, 300 साल में खत्म हो जाने चाहिए, पर वो खत्म तो नहीं हो रहे हैं, उसमें और निकलते जा रहे हैं। अब ये खत्म होने की कगार पे आ रहे हैं क्योंकि हम यूरिया यूज करते हैं। यदि हम यहाँ पे केचुए को यूज करेंगे तो केचुआ बहुत बड़ा रोल प्ले करता है मिट्टी की उर्वरक क्षमता को बढ़ाने के लिए। हेलो, नमस्कार जी। नमस्ते, नाम बताइए। भूपेंद्र कुमार गुप्ता, विज्ञान नगर से बोल रहा हूँ। जी भूपेंद्र जी, स्वागत है आपका। प्रश्न कीजिए आप। मेरा प्रश्न ये है कि ईश्वर ने जितनी भी चीज बनाई, जितने भी जीव जंतु बनाए, सबकी अपनी अपनी उपयोगिता है जी। इसलिए उसी हिसाब से उनकी उम्र निश्चित करिए। कोई 15 साल जीता है तो कोई 100 साल जीता है, कोई 10 साल जीता है, इसका भी कोई रोल है क्या?
जी बिल्कुल के लिए इसी का भी सब संतुलन बनाया है भगवान। हाँ बिल्कुल, आपने आप प्रकाश डालें। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात जीता है। हाँ 800 साल जीता है। हाँ 1900 110 जीता है। हाँ जी देखिए, जैसे आपने कहा ना कि बैलेंस उसने इस कदर बनाया है कि किसी को कोई नुकसान न हो। हाँ देखिए, जो कार्निवोर्स हैं, जो मांसाहारी जीव हैं, उनका जीवन काल कम होता है, और जो शाकाहारी हैं आप देखेंगे, चाहे एलिफेंट हो, चाहे जैसे कछुआ है, कछुआ 200 साल तक जीता है, कैप्टिविटी के अंदर 200-300 साल तक की उसकी उम्र देखी गई है, और अर्थ पे रहने वाला सबसे लंबी उम्र का जानवर है, और वो रेगुलर हमारे लिए काम कर रहा है। जैसे मैंने अभी बताया, वो सिर्फ हर्बीवोर है, वो यानी कि वो इन्हीं को खाता है, पत्तों को खाता है, रूट्स को खाएगा, फ्रूट्स को खाएगा, फूलों को खाएगा, और इन सबको खाने से वही तो मैं कह रहा हूँ। वही तो मैं से पहले अगर अपन उसको नष्ट करेंगे तो सृष्टि के लिए नुकसानदायक। अरे तो अब तो बहुत अच्छी बात बता रहे हो, मतलब आपको तो देखा जाए हमसे ज्यादा ज्ञान है, आप बहुत अच्छी चीज समझा रहे हो, सभी को ये चीज समझनी चाहिए। ये चीजें शुरू से ही पाठ्यक्रम में जी इंसान को बताना चाहिए कि ये अपने लिए कितना, अब कितना लेट इस चीज को शुरू कर रहे हो ना। हाँ। तो ये बहुत चलो दे रहा है, दुरुस्त है, मानव को समझ में आएगी। हाँ, पर हम ये कोशिश कर रहे हैं कि सब इस चीज को समझें। हमें लगता है कि चींटी है या कछुआ है, हमारे लिए क्या कर रहा है? कछुआ हमारे लिए बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। वो सारी जितनी भी, अभी जैसे मैंने बताया, कछुए, आप मैडम ने जो पूछा था कि अर्थवॉर्म जो केचुआ होता है वो कैसे रोल प्ले करता है, वो हमारी उर्वरक क्षमता बढ़ा रहा है। यदि केचुआ नहीं होगा, उसकी जगह यूरिया यूज करोगे, तो आने वाले 10-20 सालों में ये इनफर्टाइल हो जाएगा, अनुपजाऊ हो जाएगा पूरी मिट्टी आपकी। उसमें से जो आप न्यूट्रिएंट्स निकाल रहे हो वो केचुआ ही डालता है उसके अंदर। जी, सवाल के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। तो मैम, केचुए का मेन यही रोल है, वो जो जितने भी ऑर्गेनिक मटेरियल होता है, जो पत्ते होते हैं, लकड़ी होती है, जो भी होता है, उन सबको खा के वो जो कन्वर्ट करता है उसके सारे न्यूट्रिएंट्स को। जैसे एक पत्ता है, उसके अंदर सब चीजें हैं, कैल्शियम भी है, आयरन भी है, उसमें ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है, सब न्यूट्रिएंट्स जो हैं उन सबको निकाल के वापस मिट्टी में मिला देता है। जो हम आज इतना डेवलप हो चुके हैं, उसके बाद भी हमारे पास कोई ऐसी मशीन नहीं है कि मैं इधर से तो उसमें डालूं पत्ते और उधर से मेरे न्यूट्रिएंट्स निकल आए। एंड ये मशीन भगवान की बनाई हुई है और ये बहुत अच्छा काम कर रही है। अनुराग जी, हमारी जो भारतीय संस्कृति रही है वो अरण्यक रही है, यानी कि वन की संस्कृति रही है। हमने प्रागैतिहासिक काल देखा, स्टोन एज देखा, आदि मानव था, तो उसकी शुरुआत भी कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि वो भी कहीं ना कहीं वन्य जीव पर ही डिपेंड था। अभी हमने चिकित्सा क्षेत्र की बात करी, हम प्राकृतिक संतुलन की बात कर रहे हैं, जैव विविधता की बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वन्य जीव की बहुत ज्यादा उपयोगिता है। अब हम बात करें रोजगार की या आर्थिक लाभ की, तो किस तरह से वन्य जीव ये रोजगार उपलब्ध कराएं या विदेशी मुद्रा को आकर्षित कर रहे हैं? तो इसमें तो बहुत बड़ी चीज आपने बोली है। वन्य जीवों की यदि मैं बात करूंगा, टाइगर जो कि बिल्कुल टॉप लेवल पे होता है, आज पूरा सवाई माधोपुर सरिस्का करोड़ों अरबों रुपए का, मतलब 50,000 करोड़ रुपए का बिजनेस है, और सारे आदमी उसी पे डिपेंडेंट है। क्योंकि ये एनिमल ऐसा है जो पूरे वर्ल्ड में कुछ ही कंट्रीज में, यूएसए के अंदर, यूरोप के अंदर कहीं टाइगर नाम की चीज नहीं। वो देखने यहाँ पे आते हैं, विदेशी मुद्रा खींच के ला रहे हैं हम इतना सारा, इतने वहां पे टूरिस्ट लगे हुए हैं, इतनी वहां पे गाड़ियां लगी हुई हैं, सब लोग उसके ऊपर डिपेंडेंट है। और जैसे अभी आप चीता की बात कर रहे हैं, चीता इज ए वेरी इंपॉर्टेंट एनिमल। सबसे बड़ी बात कि वो शिकारी नहीं है, शिकारी इन द सेंस कि ह्यूमन का उससे आज तक लाइफ में कोई इंटरेक्शन है ही नहीं, किसी आदमी को उसने मारा ही नहीं है, वो गुर्राता ही नहीं है, वो अटैक ही नहीं करता है, इतना सिंपल एनिमल है। अपने यदि हम आज चीता को एस्टेब्लिश कर देते हैं तो आने वाले टाइम में बहुत बड़ा टूरिज्म इससे हम ले सकते हैं। करोड़ों लोगों को उससे नौकरियां मिलेगी, करोड़ों लोगों को उससे आय होगी। बाहर की जो विदेशी मुद्रा है उसको हम यहाँ पे ला सकते हैं यदि हम चीता को यहाँ पे ले आते हैं। तो ये एनिमल्स, या फिर हम जंगल की बात करें, देखिए मैम, विदेशी मुद्रा तो हम लेकर आ ही रहे हैं टूरिस्ट के थ्रू, लेकिन उससे बड़ी चीज यदि हम जंगल अच्छा बना लेते हैं तो हमारे बच्चों का फोकसिंग, यानी कहते हैं ना कंसंट्रेशन बढ़ाओ, कंसंट्रेशन आप जंगल में घूम के आएंगे तो बच्ची कंसंट्रेशन ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। आज गांव के बच्चों की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है शहर के बच्चों के मुकाबले आप देखेंगे तो, क्योंकि वो नेचर के टच में रहते हैं, वो एक चिड़िया को ऑब्जर्व करते हैं। आज शहर के बच्चे मोबाइल में घुसे हुए हैं, उनको पता ही नहीं कि चिड़िया कैसे उड़ती है, कैसे रहती है। ये हमें सीखना चाहिए, और मैं सब इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से निवेदन करूंगा सभी अभिभावकों से कि आप मॉल्स में घुमाने की बजाय हर सैटरडे संडे उनको जंगल में कहीं पर लेके जाएं, कोई ट्रैकिंग कराएं, चिड़ियाओं के बारे में बताएं, बर्ड वॉचिंग कराएं, उससे उनकी कंसंट्रेशन बढ़ेगी, उनकी पावर बढ़ेगी। जी अनुराग जी, ये तो एक पॉजिटिव पार्ट हुआ कि हमें आर्थिक लाभ भी हो रहा है, लेकिन आर्थिक लाभ का एक नेगेटिव पार्ट भी है। कई लोग आर्थिक लाभ ही अपने शौक के चलते जो अवैध शिकार करते हैं,
तो किस एक्ट के तहत ये अपराध है और कितना जुर्माना है, ये भी बताएं। बिल्कुल, ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 जो बना था, और इसका अब दोबारा से अमेंडमेंट भी कई बार हो चुका, 2023 में भी इसका अमेंडमेंट हुआ है। इस लॉ के अंतर्गत जितने एनिमल्स को शेड्यूल कर दिया गया है, शेड्यूल 1, 2, अब 2 ही शेड्यूल हो गए, 3 और 4 में भी उसमें प्लांट्स और दूसरी चीजें 1 और 2 के अंदर जो भी एनिमल आ गया है उसका यदि आप शिकार करेंगे, शेड्यूल 1 में यदि करेंगे तो आपको 7 साल की सजा का प्रावधान है, 5 साल 5 लाख तक का जुर्माना भी हो सकता है, सजा तो है ही प्लस जुर्माना भी हो सकता है। और यदि शेड्यूल 2 का एनिमल है तो 3 साल से 7 साल की उसमें भी हो सकती है, मिनिमम उसमें 3 साल रहेगी। और इसमें हम मतलब इन दोनों ही केस के अंदर ये सारे एनिमल्स को हम प्रोटेक्शन देते हैं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर, और चाहे कछुआ हो, चाहे एलिफेंट हो, चाहे टाइगर हो, शेड्यूल 1 है तो शेड्यूल 1 है, यानी कि उसको यदि आपने मारा तो आपको 7 साल की सजा होगी, जुर्माना भी नहीं होगा, जुर्माना से उसको कंपेंसेट नहीं कर सकते हैं, आपको जेल ही जाना पड़ेगा। तो ये बहुत सुरक्षा इससे दी गई है। हम वन्य जीव संरक्षण की बात कर रहे हैं, इस मंच से हम हमारे श्रोताओं को ये संदेश दे रहे हैं कि वन्य जीव का संरक्षण ज्यादा से ज्यादा हो। तो वन्य जीव संरक्षण से मतलब सिर्फ उनकी जान बचाना है या सह अस्तित्व की भी भावना है, ताकि मानव और वन्य जीव दोनों शांतिपूर्वक रह सकें? बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात सामने आई है इस बात से कि हम सिर्फ उनको सुरक्षा नहीं दे रहे हैं, हमें उनका रहवास, उनका हैबिटेट जो है उसको भी प्रिजर्व करना है। यदि हम उसको प्रिजर्व करेंगे तो ह्यूमन बीइंग के लिए बहुत अच्छा होने वाला है। बेसिकली आप देखिए, कोई भी चाहे हम प्रोजेक्ट टाइगर चलाएं, चाहे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट लाएं, सब कुछ किया जा रहा है ह्यूमन बीइंग के बेटरमेंट के लिए ही। आज यदि हम वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट लाए हैं तो हम कह तो रहे हैं कि हम वन्य जीवों को बचा रहे हैं, लेकिन पर्पज हमारा एक ही है कि ह्यूमन बीइंग का बेटरमेंट कैसे हो। इसके थ्रू भी प्रोजेक्ट टाइगर भी हमने चलाया, टाइगर को बचाने के लिए तो चलाया ही है, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ह्यूमन बीइंग के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये चीजें जितनी भी हम कर रहे हैं, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कर रहे हैं या जो सुरक्षा दे रहे हैं, उसको सुरक्षा देने से देखिए किसी कल्चर की जो कहते हैं ना कि उसकी वो कल्चर कितनी रिच है, इस पर डिपेंड करता है कि हम अपने वन्य जीवों को कैसे ट्रीट करते हैं। कुछ जगह पे ऐसे मारना अलाउड है। आज पाकिस्तान में आप जाएंगे तो 100% टाइगर खत्म हो चुके हैं, आज नहीं 85 में खत्म हो गए थे, सब मार मार के खत्म कर दिया उन्होंने। तो इंडिया की कल्चर बहुत रिच है और हम हमारे धर्मों में, चाहे वो हिंदू हो धर्म हो, चाहे वो इस्लामिक धर्म हो, कोई भी धर्म हो, सबके अंदर बहुत वैल्यू दी गई। एक आखिरी प्रश्न आपसे यहाँ करना चाहेंगे कि हमने आर्थिक क्षेत्र की बात कर ली, चिकित्सा क्षेत्र की बात कर ली, प्राकृतिक भी बात कर ली, नैतिक शिक्षा जो प्रकृति मुख्यतः देती है या वन्य जीवों से क्या नैतिक शिक्षा मिलती है? देखिए, वन्य जीवों को हमारे धर्म ने भी पूरी अच्छी तरह समझाया हुआ है। चाहे हमने उल्लू की बात की तो लक्ष्मी जी का वाहन है, हम रामायण के अंदर भी पढ़ते हैं जटायु था वहां पे, हम गिद्ध की वहां पे बात करते हैं। तो मॉरल एजुकेशन तो हमें सिंपल बचपन से हम सिखा रहे हैं और हमें सीखना चाहिए। और देखिए, उनसे जानवरों से भी हम मॉरल शिक्षा सीखते हैं। वो कितने डिसिप्लिन है, हम डिसिप्लिन नहीं है ह्यूमन बीइंग। आज देखिए, लेपर्ड यदि उसका टाइम फिक्स है, वो शाम में 7 बजे निकलता है, सुबह 5 बजे आता है, तो वो पूरा उसको फॉलो करता है। उससे हमें सीखना चाहिए कि कितना डिसिप्लिन रहना चाहिए। ऐसी बर्ड्स को भी देखेंगे, रात में सो जाती हैं, सुबह उठती हैं, तो वो दे आर वेरी डिसिप्लिन और मॉरल वैल्यूज भी उनकी हमारे से ज्यादा है। तो हमें उनसे सीखना चाहिए, अपने बच्चों को सिखाना चाहिए। और शायद हमारे राजस्थान में जो लोक देवता हैं पाबू जी, उनकी भी पूजा की जाती है और कितने सारे फेस्टिवल्स हैं, कैमल फेस्टिवल है, ये सब यहाँ पर आयोजित किया जाता है। पुष्कर का मेला है, यहाँ जो है पशु के मेले लगते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे कल्चर को भी आगे बढ़ा रहे हैं। अनुराग जी, एक बार फिर से आपसे इतने इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानने को मिले और मैम आपने बहुत अच्छे आंसर दिए हमारे श्रोताओं को, और आप दोनों हमारे स्टूडियो में आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो श्रोताओं, हमें ये समझना होगा कि हम प्रकृति के मालिक नहीं बल्कि